अगर आप बिहार का करेंगे ना तो आपका नेशनल का प्राचीन इतिहास का जो गुप्त काल है वो भी कवर हो जाएगा। मौर्य काल के पतनोपरांत, ठीक है, दीर्घ काल तक भारत में किसी भी एक वंश के शासन के अधीन नहीं आ सका। इसी क्रम में गुप्त शासकों ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक व्यवस्था के अधीन करके विज्ञान, गणित, वाणिज्य, खगोल विज्ञान, साहित्य, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में, ठीक है, चतुर्दिक विकास किया। फलतः भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो भारत के इतिहास में गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता स्वर्ण है। काल। क्योंकि जैसे ही मौर्य काल की समाप्ति होती है, भारत में किसी भी, ठीक है, किसी भी शासक ने, ठीक है, उसको गैप को फिल नहीं कर पाया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? उसके बाद गुप्त काल आता है और गुप्त काल ने उसको बहुत अच्छे तरीके से संपूर्ण भारत पर शासन किया। गुप्त काल का उदय किस सदी के अंत में हुआ था? तीसरी सदी के अंत में गुप्त काल का उदय होता है। कहाँ पे होता है? तो प्रयाग के निकट कहाँ पे होता है, बताइए? बस हम कौशाम्बी में। सभी लोग बोलेंगे, सबका माइक खोला, जिनका नहीं बोलना वो भी माइक खोल के रखे, इससे पता चलेगा ऐसे जीवित है आप लोग। ठीक है, चलिए तो माइक खोल के रखिए सभी लोग। ठीक है, गुप्त वंश का प्रारंभिक बात करेंगे। जो नहीं बोलना है वो भी खोल के रखिए, ध्यान में रखेंगे। तो गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। कहाँ पे था? तो क्या बताएंगे? उत्तर उत्तर प्रदेश और प्रदेश और बिहार। आधुनिक बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुप्त जो थे किसके सामंत थे? किसके सामंत थे गुप्त? तो कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के कुषाणों के सामंत थे। थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो गुप्त वंश को जाता है। मौर्य वंश के पतन, ठीक है, पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? क्योंकि बीच में कुषाण आए, बीच में सातवाहन आए, लेकिन ये लोग पूरे भारत पर एक व्यवस्थित प्रशासन को चलाने में इनके अंदर कोई भी काबिलियत नहीं थी। देन आप देखोगे उस गैप को फिल करने के लिए, जैसे आप देखते हैं मेडिवल इंडिया में जाएंगे तो आप देखेंगे हर्ष की मृत्यु के बाद नॉर्थ इंडिया में कोई भी गैप को फिल नहीं कर पाता, तो उसके बाद पाल डायनेस्टी का उदय होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या होगा? मौर्य के बाद गुप्ता ही आपको देखने को मिलता है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के उत्तान में पड़ी और उत्थान चौथी शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। इस वंश के शासकों का विवरण निम्न प्रकार से है। सबसे पहला की बात करेंगे शासक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक अगर पूछागा, अगर वास्तविक संस्थापक अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप श्रीगुप्त ही करोगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रयाग प्रशिष्टि के अनुसार गुप्त वंश की स्थापना 275 ईसा पूर्व में श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने अयोध्या तथा, बात करेंगे श्रीगुप्त ने, ठीक है, अयोध्या तथा पूर्व में सारनाथ क्षेत्र में, ठीक है, 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त के पश्चात 280 ईसा पूर्व से, सॉरी ईसा पूर्व से कहीं भी नहीं होगा, मिस्टेक सब में ईस्वी है, सॉरी मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। श्रीगुप्त की बात करेंगे, प्रयाग प्रशिष्टि के अनुसार गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। आवाज कहां से आ रही है? श्रीगुप्त ने अयोध्या तथा उसके पूर्व में सारनाथ क्षेत्र पे 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त के पश्चात 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक उसके पुत्र घटोत्कच ने शासन किया। तो गुप्त वंश का दूसरा शासक की बात करें, कौन होगा? घटोत्कच होगा। घटोत्कच का शासन कब से कब तक रहेगा? तो 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक रहेगा। और घटोत्कच किसका पुत्र था? तो क्या बताएंगे? श्रीगुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था? श्रीगुप्त का पुत्र था। 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक, ठीक है, गुप्त साम्राज्य का शासक बना। इसने महाराजा की उपाधि धारण की। श्री घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराजा की उपाधि जो थी इसने धारण की। प्रभावती गुप्त के पूना एवं, ठीक है, रुद्रपुर, ठीक है, प्रभावती गुप्त के पूना एवं, ठीक है, रुद्रपुर ताम्रलिप्त अभिलेखों से घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा भी बताया गया है। तो प्रभावती गुप्त के पूना एवं, ठीक है, रुद्रपुर ताम्रलिप्त अभिलेखों से घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बनाया गया है। लेकिन मैं पूछेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, 319 से लेकर 335 तक ये शासक होते हैं। ये चंद्रगुप्त गुप्त वंशावली का सबसे पहला स्वतंत्र शासक होता है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम ही था जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही बोला जाता है। पुराणों तथा प्राग प्रशिष्टि में चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी आपको देखने को मिलती है, पुराण में भी और प्राग प्रशिष्टि में भी। कुमार देवी के साथ इनका विवाह होता है। विवाह संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्यों को भी प्राप्त कर लिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला तथा साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित की? तो पाटलिपुत्र स्थापित की, जो कि कहाँ हुआ? कौशाम्बी हुआ करता था। कहाँ पे हुआ करता था? कहाँ पे हुआ करता था? तो ये कौशाम्बी हुआ करता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, जो कि कहाँ पे इन्होंने पाटलिपुत्र कौन ले गया, तो ध्यान में रखिएगा किसने राजधानी बनाया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने राजधानी बनाया। ठीक है, गुप्त वंश के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चलाए, ये भी पूछाएगा गुप्त वंश शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे, तो किसने चलाए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। इन सिक्कों पर चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी राजा और रानी के चित्र बने हुए, जबकि दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति है। तो इन सिक्के पर एक तरफ राजा और रानी के चित्र बने हुए हैं, ठीक है, जबकि दूसरी तरफ क्या है, तो लक्ष्मी की आकृति है। तो ध्यान में, गुप्तों के समय में सोने के सिक्के चलाए गए, सर्वाधिक सोने के सिक्के जो थे गुप्तों के समय ही चले थे, लेकिन सोनों के सिक्के की शुद्धता जो थी ना, वो नहीं थी, जो कि हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए भीम कटफिशस के समय में, तो वैसी शुद्धता इनके समय में आपको नहीं देखने को मिलती है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे तो सोने के सिक्के किसने जारी किए सबसे पहले, नहीं, टोटल ओवरऑल ओवरऑल की बात करेंगे, किसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाया, ग्रीक बैक्टीरियन। हाँ वही हिंदीवन ने चलाए थे, लेकिन उनकी सोने के सिक्के की शुद्धता ठीक है, इनकी सोने की शुद्धता उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, आप चलेंगे समुद्रगुप्त की बात करेंगे, 335 से लेके 375 तक ये शासक रहेंगे। ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। समुद्रगुप्त का जन्म लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से हुआ था। इन्हें, ठीक है, परक्रमांक, क्या बोला, परक्रमांक कहा गया। समुद्रगुप्त के शासनकाल के राजनीतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य को उत्कृष्ट का काल माना जाता है, क्योंकि इनके समय में, ठीक है, आपको गुप्ता डायनेस्टी खूब फलेगा फूलेगा। हरि सिंह चंद्रगुप्त प्रथम का एवं दरबारी कवि था। हरि सिंह समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। कौन था, हरि सिंह, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की आगे चल के रचना करेगा। हरि सिंह द्वारा प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय तथा साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी मिलती है। प्रशस्ति का मतलब होता था प्रशंसा पत्र होता था, ठीक है, जो उनके दरबार में रहने जो कवि होते थे, विद्वान होते थे, वह राजाओं के संदर्भ में क्या करते थे, प्रशंसा पत्र लिखा करते थे। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त लगातार विजय अभियानों को देखते हुए बीएस स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की उपाधि दी है। उसने उत्तरी भारत आर्यवर्त के 9 राजाओं तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को मतलब क्या किया, पराजित किया था। उत्तरी भारत के 9 राजा, ठीक है, उत्तरी भारत आर्यवर्त के 9 राजा, दक्षिणापथ के, ठीक है, 12 शासकों को उन्होंने मतलब 21 शासकों को टोटल पराजित किया था। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ करवाए। क्या करवाए, अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसकी जानकारी कहां से मिलती थी, जिसकी जानकारी उनके सिक्कों एवं परवर्ती अभिलेखों से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला उच्च कोटि का विद्वान था तथा विद्या का उदार संरक्षक था। उसे कविराज भी कहा गया। क्या कहा गया उनको, तो कविराज भी उनको कहा गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त की बात करें, महान संगीतज्ञ था वो, बीना वादन का शौक था। क्या था, तो बीना वादन का भी शौक था। एक सिक्के पर उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, ठीक है, वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, अब पूछेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय बोलता, समुद्रगुप्त का मंत्री कौन था, तो क्या बोले, वसुबंधु। क्या नाम था उसका, वसुबंधु सर। ठीक है, वसुबंधु, जो कि कौन था, एक बौद्ध विद्वान था। क्या था ये, ठीक है, बौद्ध विद्वान था। क्या था ये, बौद्ध विद्वान। बौद्ध विद्वान था। ठीक है, काव्यालंकार सूत्र में चंद्रगुप्त का नाम, ठीक है, चंद्र प्रकाश मिलता है। ठीक है, काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम क्या मिलता है, तो चंद्र प्रकाश मिलता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा चंद्र प्रकाश किसका नाम है जो कि काव्यालंकार सूत्र में चर्चित है, तो क्या बताएंगे, समुद्रगुप्त का नाम है। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से पूर्व, उत्तर में हिमालय से लेकर, ठीक है, दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। तो ऐसे थे आपके समुद्रगुप्त। उनके पुत्र का नाम पड़ा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग इतिहास में जानते हैं। 380 से लेकर 412 ईस्वी तक के शासक रहेंगे। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है। हालांकि इन दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नाम का दुर्बल शासक भी अस्तित्व में आता है, जिनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, रामगुप्त, ठीक है, जो कि इनका चंद्र द्वितीय का भाई ही था। चंद्र द्वितीय का अन्य नाम की बात करने के देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि था। उन्हें विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत आदि उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय ही शासक था। एग्जाम में कई बार पूछा है, भी आई है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसने नागवंश, वाकाटक तथा कदम राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह किया, जिससे कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। ये प्रभावती गुप्त का नाम याद रखिएगा, इतिहास इनसे आगे चलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रभावती गुप्त का नाम याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 389 ईस्वी में, ठीक है, शकराज रुद्र सिंह द्वितीय पे विजय प्राप्त की।
ठीक है, उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, अगर पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारित की, तो शकों को पराजित किया था। शक का राजा रुद्र सिंह तृतीय पे विजय प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने इस उपाधि को धारण की और इसके क्रम में उन्होंने रजत मुद्राएं मतलब चांदी के सिक्के जारी किए। देवी चंद्रगुप्तम की बात करेंगे तो विशाखा दत्त के द्वारा रचित है एवं हर्षचरित में चंद्रगुप्त द्वितीय की शकारी कहा गया। शकारी मतलब क्या, शकों पे विजय करने वाला। तो देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाखा दत्त के द्वारा रचित है एवं हर्षचरित की बात करेंगे तो वे चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला गया है। ठीक है, हर्षचरित किसने लिखा था, हर्षचरित बाण भट्ट। बाणभट्ट ने। ठीक है, उनको किनको क्या शकारी कहा गया, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा शकारी किनको कहते हैं, तो विक्रमादित्य को कहते हैं या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है इनको, तो ऐसा शकों पे विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इनको कहा गया है। अब यहाँ पे बात करें वाकाटक। वाकाटक से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। वैवाहिक संबंध अपना तो नहीं, लेकिन बेटी का विवाह किया था वाकाटक नरेश के साथ इन्होंने किया था। वाकाटक से ध्यान में रखेंगे सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह, ठीक है, वाकाटक नरेश, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उन्होंने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और कठियावाड़, ठीक है, गुजरात और कठियागढ़ पे मतलब क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया। बाद में रुद्रसेन द्वितीय का मृत्यु हो जाता है तो वहां का सर्वासर्वी कौन बन जाती है, प्रभावती गुप्त बन जाती है, क्योंकि पुत्र क्या होता है मतलब क्या छोटा होता है। तो इधर बाप शासक था, उधर बेटी शासक थी, तो वाकाटक के बीच में उनका संबंध काफी थे, अच्छे रहे थे। ठीक है, उस समय वो बाप एक तरफ था, बेटी थी सर्वासर्वी था, दोनों के बीच में संबंध काफी अच्छे हो गए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाइहान नामक चीनी यात्री भारत आया था, जो कि 399 में आया था, 414 ईस्वी तक मतलब भारत में रहा, 15 वर्षों तक भारत में रहा। फाइहान का ये वृत्तांत की बात करेंगे तो फूको की में आपको देखने को मिलता है। गुप्तकालीन भारतीय संस्कृति का सुंदर वर्णन आपको इसमें देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात अनेक गणराज्यों द्वारा अपनी स्वतंत्रता घोषित की गई थी। तब पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इन गणराज्यों को पुनः विजित करके गुप्त साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य का सीमा पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक था, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। नर्मदा नदी तक को पार करने की कोई क्षमता, नर्मदा नदी छोटा दक्षिण और उत्तर भारत के बीच सीमा निर्धारण करता था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में भी इसी को भी सीमा बनाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो शासनकाल में उनकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र एवं दूसरी राजधानी की बात उज्जैनी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे गुप्तों की राजधानी की कभी बात होगी तो कौशाम्बी याद रखिएगा, उसका पाटलिपुत्र बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उज्जैन भी राजधानी बन जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की काल की बात करें, कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके दरबार में नवरत्नों की एक मंडली रहती थी, जिनमें विभिन्न विद्वानों का विशेषज्ञ शामिल था। कौन कौन थे, तो धन्वंतरी की बात करेंगे तो नवरत्नों में इनका स्थान सर्वोपरि था। ये एक प्रसिद्ध वैद्य थे। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं, वे सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, ठीक है, विद्या प्रकाश चिकित्सा, धन्वंतरी, निघंटु वैधक, ठीक है, भाषक रोधक, ठीक है, चिकित्सा सार, हाँ ठीक है, इस सारे के इनकी प्रमुख रचना है। चिकित्सा में बड़े सिद्धहस्त थे। इसका काम था कि युद्ध में घायल सैनिकों को शल्य चिकित्सा देना। ठीक है, अब यहाँ पे बात की सुश्रुत संहिता के रचयिता कौन है, तो सुश्रुत के गुरु भी थे। ठीक है, सुश्रुत संहिता के रचयिता सुश्रुत के क्या थे, गुरु कौन थे, धन्वंतरी थे। और इन्होंने सबसे पहले शल्य चिकित्सा का भी इन्होंने ढूंढ के निकाला। ऑपरेशन करना जो होता था सुश्रुत ने ही निकाला था। तो सुश्रुत के गुरु कौन थे, धन्वंतरी थे, याद रखें, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक शामिल थे। इनकी प्रमुख कृति की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रोग निदान हो जाएगा, वैद्य चिंतामणि इंपोर्टेंट है, विद्या प्रकाश चिकित्सा, धन्वंतरी, निघंटु, वैधक, भास्करोदय तथा चिकित्सा सार, सारे के सारे धन्वंतरी की कृति है। छपनक की बात करेंगे, एक सन्यासी थे, इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिनमें से भिक्षा पाटन की उपलब्ध बताया जाता है। ये एक सन्यासी थे, इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिनमें से भिक्षाटन की उपलब्ध बताया जाता है। ध्यान रखिए, भिक्षाटन ही उपलब्ध बताया, मतलब इन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनमें से एक ही उपलब्ध, इनका नाम भिक्षाटन, क्या नाम है, भिक्षाटन। भिक्षाटन किनके द्वारा लिखा गया, तो ध्यान में रखेंगे छपनक के द्वारा लिखा गया। अमर सिंह की बात की, ये भी प्रकांड विद्वान थे। इनका प्रमुख ग्रंथ की बात अमर कोश है, इन्हें विश्व का पहला समानांतर कोश माना जाता है। इस कोश में कम से कम 10,000 नाम है, मतलब 10,000 नाम है, एक डिक्शनरी टाइप का था। अमर कोश इन्होंने लिखा। शंकु की बात करेंगे तो इनका पूरा नाम की बात करेंगे शंकुक है। इनका एक भी काव्य ग्रंथ, ठीक है, भुवना भद्वयम प्रसिद्ध रहा है। इन्होंने संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना जाता है शंकु को, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं बेताल भट्ट की बात करेंगे। विक्रम और बेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। ये बेताल
बेताल पंच बिसंती के रचयिता थे। बेताल पंच इसी से एक सिद्ध होता है कि राजा विक्रमादित्य के वर्चस्व से बेताल भट्ट कितने प्रभावित है। उन्होंने विक्रम बेताल के माध्यम से विक्रमादित्य के साहस और पराक्रम को, कथाओं को मतलब क्या किया है, पिरोया है। तो ध्यान में रखिए बेताल भट्ट ने, ठीक है, क्या लिखा है, उन्हें विक्रम बेताल के माध्यम से विक्रमादित्य के साहस के पराक्रम को कथा में पिरोया है। उसके बाद क्या नाम है इनका, घटक पर, ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में संस्कृत के ज्ञाता थे, ये संस्कृत के यमक और, ठीक है, अनुप्रास के विशेष ज्ञाता थे। इनकी रचना की बात करेंगे घट करफर काव्यम, इनका दूसरा ग्रंथ की बात करें नीतिसार, किनका है, तीसरा की बात करें कालिदास। ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे, जिन्होंने भी अपने ग्रंथों के विक्रम के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूपम निरूपित किया है। वह न केवल अपने समय के, ठीक है, अप्रीतम साहित्यकार थे, अपुति आज तक कोई भी उन जैसा अप्रीतम साहित्यकार उत्पन्न नहीं हुआ। उनके 4 काव्य और 3 नाटक काफी प्रसिद्ध है। अभिज्ञान संकुलम उनकी सर्वोत्तम रचना मानी जाती है। 8वां नंबर के 12 मिहिर थे। ये प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों का, ठीक है, प्रणयन किया। इनमें सूर्य सिद्धांत, ठीक है, बृहद जातक, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, लघु जातक, योग यात्रा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। भरूची की बात करेंगे तो कालिदास की भौती ही, ठीक है, वरुचि भी, ठीक है, अन्यतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। पत्र कौमुदी, ठीक है, सुदिंग क्या लिखा हुआ है ये, सदुति कर्मान्वित, ठीक है, सुभा विसातवली इनकी प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछेगा, से बताइए इनमें से कौन जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल नहीं थे। तो नव धन्वंतरी थे जो कि एक चिकित्सक थे, छपनक की बात के एक सन्यासी थे, अमर सिंह की बात का प्रकांड विद्वान थे, शंकु की बात करेंगे तो काव्य ग्रंथ इनका भी आपको देखने को, ये भी संस्कृत का प्रकांड विद्वान थे। बेताल भट्ट की बात करेंगे तो बेताल पंच विसंति के रचयिता थे, ये भी काफी विद्वान थे। घाट पर खट ध्यान में रखेगा। कालिदास की बात करेंगे, ठीक है, 12 मिहिर की बात करेंगे, वारुचि की बात करेंगे, सारे के सारे मतलब थे, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ध्यान रखिए नवरत्न है। अब इतिहास में आपको अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान भी निकल कर आता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के अलावा इतिहास में सम्राट अकबर के नवरत्न भी थे, ठीक है, ध्यान रखिए। शिवाजी के पास अष्टप्रधान थे तो कृष्णदेव राय के पास अष्टदिग्गज के नाम से विशेष कैबिनेट रखने की चर्चा मिलती है। वर्तमान संदर्भ में किचन कैबिनेट अथवा, ठीक, कैबिनेट सरकार के अंदर जो होता है उसे भी नवरत्न जैसा ही माना जाता है। किचन कैबिनेट, अभी कैबिनेट सरकार मैंने पॉलिटी में बनाया था, जो कि मतलब महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता सरकार की इन्हीं के पास होती है, इनको भी कहते हैं। तो नवरत्न की बात करेंगे तो अकबर के पास भी नवरत्न था। अष्टदिग्गज की बात करेंगे कृष्णदेव राय के पास, अष्टप्रधान की बात करेंगे शिवाजी के पास, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे उसके बाद शासक जो आता है कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के पास उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविंद गुप्त की बात करेंगे उसका छोटा भाई था। कुमारगुप्त के शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश से मिलता है, जिसकी जिसकी रचना, ठीक है, वत्स भट्टी ने की थी। इसे यशोधर्मन का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। साम्राज्य की उन्नति प्रकाष्ठा पर थी। गुप्त सेना ने पुष्य मित्रों को बुरी तरह परास्त किया था। गुप्त सेना ने पुष्य मित्रों को बुरी तरह से क्या किया था, परास्त किया था। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह से रक्षा की, जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण नर्मदा तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था, जो कि इसके पिताजी के द्वारा ही बनाया गया था। मतलब किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। कुमारगुप्त प्रथम ने अभिलेखों या मुद्राओं से ज्ञात होकर महेंद्र कुमार, शिवेंद्र एवं महेंद्रादित्य के नाम की उपाधि धारण की, ठीक है। महेंद्रादित्य की नाम की उपाधि धारण किसने की, तो कुमारगुप्त प्रथम ने की। यह भी आपको ध्यान में रखना है। सकारी की उपाधि किसके पास था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पास था। किसके पास था सकारी की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास या समुद्रगुप्त के पास, इसके पास था, चंद्रगुप्त द्वितीय किसके पास सकारी का उपाधि, चंद्रगुप्त प्रथम के पास, बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम के पास सकारी की उपाधि था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला था, अंडरलाइन भी किया था, इसको याद करने के लिए आप लोग को, ठीक है। आगे
हाँ, परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्र द्वितीय ने धारण की थी परम भागवत की उपाधि, ठीक है। सकारी चंद्र द्वितीय को कहते थे, ठीक है, चंद्र द्वितीय को सकारी कहते थे, ठीक है। मैंने भी कंफ्यूज कर रहा था, शकारी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, आप चलेंगे, आप कहाँ पे थे? कुमार गुप्त में सर। हाँ, कुमारगुप्त के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्मानुयायी था, किंतु उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त होते हैं। इनके अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति और रजत मुद्राएं भी प्रचलित की थी। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसमें विभिन्न विषयों पर 10,000 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त ने सर। बिल्कुल, तो किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जहाँ पे 10,000 से अधिक छात्र यहाँ पे अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसके प्रमुख भाग, ठीक है, रत्न रंजक, रत्न सागर, रत्नोविधि थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। मतलब महायान बौद्ध का क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखिए, किसके? नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान खोज सर्वप्रथम कनिंघम के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो कनिंघम के द्वारा की गई। चीनी यात्री इत्सिंग 673 ईस्वी में नालंदा आया था। इसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी, जिसमें पाली भाषा में श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ उत्कीर्ण था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का अपना मुद्रा भी हुआ करता था। उसके बाद जो शासक बनते, स्कंदगुप्त बनते हैं, ठीक है। शुंग वंशियों पुष्य मित्रों के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। स्कंदगुप्त ने शपथ अपने शत्रु शुंगों एवं हुनों पर विजय प्राप्त की और आक्रमणकारी मध्य एशिया हुनों को देश से बाहर खदेड़ दिया। तो हुनों को आक्रमण किसके समय होता? स्कंदगुप्त के समय में। स्कंदगुप्त अत्यंत लोकोपकारी, ठीक है, प्रजा हितैषी में लोकप्रिय शासक था। उसने 12 वर्षों तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य, ठीक है, कर्मादित्य की उपाधि धारण की। हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। ये VVI है, कई बार पूछा है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, ठीक है। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हुनों को मलेच कहा जाता था। क्या कहते थे? हुनों को मलेच कहते थे। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण से रक्षा कर अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाया भी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मलेच जो थे संस्कृति को नष्ट कर देते थे। अपने शासन के अंतिम दिनों प्राकृतिक सुविधा के दृष्टिकोण से स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या में हस्तांतरित कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा राजधानी हो गया, ठीक है। कौन कौन राजधानी? कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और अयोध्या, ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक का नाम इंपोर्टेंट याद कीजिए। प्रथम शासक श्रीगुप्त, अंतिम शासक भानुगुप्त। इनके शासनकाल में सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरन अभिलेख से आपको देखने को मिलता है। 510 ईस्वी सागर मध्य प्रदेश के एरन अभिलेख है, जहां से गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का प्रमाण आपको देखने को मिलता है। सेनापति तो नहीं, तो मैंने कहीं सैनिक पढ़ा था। जो भी वो सैनिक ही था, गोपराज कोई शासक नहीं था। उसके पत्नी के सती होने का साक्ष्य आपको एरन अभिलेख में आपको देखने को मिलता है, जो कि प्राचीनतम है। उससे पहले का अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है। गुप्त साम्राज्य का 6ठी शताब्दी के मध्य पतन हो गया। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से पतन हो गया, ठीक है। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक तो भानुगुप्त था, लेकिन पतन की बात करेंगे ना, तो कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम ऐसा शासक था। उसी के बाद गुप्त साम्राज्य की पूरी तरह से पतन शुरू हो गया, ठीक है। मतलब इसी के समय में कुमारगुप्त तृतीय के समय से पतन हो गया। इसके समय जाते जाते पूरा समाप्त ही हो गया, ठीक है। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की तरह गुप्त काल में सामान्य उपज का 1/4 से 1/6 थी। कितनी थी? 1/4 से 1/6 थी। भागवत तथा वैष्णव धर्म गुप्त राजाओं के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे पड़ गया, क्योंकि इसका राज्य धर्म भी जो था भागवत धर्म ही था, ठीक है। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की कहानी जो है ना, पंचतंत्र, वह भी गुप्तकालीन है। बात करेंगे तो गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोलविद एवं गणित आर्यभट्ट बारहमीर एवं ब्रह्मगुप्त पाटलिपुत्र के निवासी थे। गुप्त काल में दास प्रथा विद्वान थी। ध्यान में, गुप्त काल में क्या थी? तो दास प्रथा आपको विद्वान आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। नारद के 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया था। गुप्त काल में दास प्रथा विद्वान थी, ध्यान में आपको रखना है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, ठीक है, देश थी, जिसके प्रमुख को गोप्ता कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामनी कहलाता था, एवं अन्य सदस्य जो थे महतर कहलाते। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गुप्त काल की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई को क्या बोलते थे? देश कहते थे। देश के बाद गोप्ता होता, जो कि जिसके प्रमुख को गोप्ता कहा जाता था। प्रशासन की सबसे ऊंचाई इकाई जो थी उसको ग्राम थे, इसका मुखिया ग्रामनी कहलाता है, अन्य सदस्य को महतर कहते थे।
गुप्त काल में गुप्त काल में बात करेंगे, सती प्रथा विशेषतः सैनिकों जाति में प्रचलन में थी। जैसे गोपराज की पत्नी को सती होने का प्रमाण आपको देखने को मिलता है। सुल्तानगंज भागलपुर में कांसे से निर्मित 2 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा गुप्तकालीन है। सुल्तानगंज का, ठीक है, अजबैगीनाथ मंदिर तथा कहलगांव के समीप स्थित गुहाएं भी गुप्त काल में निर्मित हैं। फाइहान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त कालीन समाज शूद्रों से भिन्न अस्पृश्य वर्ग था। इन्हें क्या अत्यंत तथा चंडाल कहा जाता था। किन्हें? शूद्रों से भिन्न एक अस्पृश्य वर्ग था। ठीक, गुप्त काल में समाज शूद्रों से भिन्न भी एक वर्ग था। शूद्र तो था, उसके अलावा भी एक वर्ग था, ठीक है, जिनको चंडाल कहते थे। ठीक है, और कहते थे जब ये नगर में अगर प्रवेश करता था तो आवाज देते हुए आता था ताकि कोई भी लोग इनसे चिपक न जाए, सट न जाए। ठीक है, तो ढोल बजा एक तरह से बोलेगा, बजाते हुए आता था जब नगर में ये लोग प्रवेश करते थे। ऐसे इनको नगर में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं थी। वो क्या बोलते थे? चंडाल। अब चलेंगे गुप्त काल में कला का विकास। कला के क्षेत्र में गुप्त काल अपनी उत्कृष्टता की चरम सीमा पे थी। ठीक है, इस काल में मंदिर वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें शिखर युक्त मंदिर देवगढ़ और झांसी का मंदिर क्या है? प्रमुख है। पवाया का मंदिर, नागोद में शिव का मंदिर, शंकरगढ़ का मंदिर जबलपुर में आदि गुप्त काल के आकर्षक मंदिर है। गुप्त काल में चित्रकला अपने वैभव, गौरव और तकनीकी की चरम सीमा पर पहुंच गई। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इनमें कुल कितनी गुफाएं? 29 गुफाएं। इनमें से गुफा नंबर 16, 17, 19 गुप्त काल से संबंधित है। 29 गुफा में से कितनी गुफा? 3 गुफा। 16, 17, 19 जो है गुप्त काल से संबंधित है। ये 16 नंबर गुफा VVI याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको VVI कई बार एग्जाम में पूछा है। यहाँ पे क्या मिलता है? तो मरनासन राजकुमारी का चित्र 16 में मिलता है। ठीक है, गुप्त काल में 3 गुफा, 16, 17, 19 की बात करेंगे तो आपको गुप्त काल से संबंधित है 29 गुफा में से। ठीक है, किसमें? अजंता की गुफा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद गुफा नंबर 17 जातक कथाओं का उल्लेख है। इसमें बौद्ध का यशोधरा से भिक्षा मांगते और यशोधरा द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है आपका। गुफा नंबर 17 जो है बौद्ध से संबंधित है। इसमें क्या दिखाया गया? यशोधरा से भिक्षा मांगते हुए। ठीक है, और यशोधरा से भिक्षा मांगते हैं। यशोधरा जो है अपने पुत्र राहुल को बुद्ध को सौंप देते हैं। इस गुफा में सिंहलन के राज दरबार का भी चित्र है। बोध गया के, ठीक है, बोध गया के बात करेंगे, महाबोधि मंदिर तथा राजगृह के मनियार मठ का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो बोध गया में जो महाबोधि मंदिर का देखते, इसका निर्माण भी आपको बुद्ध काल में हुआ था। गुफा नंबर 16 मरनासन का चित्र किसमें है? 16 की 17 में है? बताइए 16 में। सभी लोग बोलिए, किसका चित्र है 16 में? मरनासन का चित्र 16 में। 17 में क्या है? जातक कथाओं का उल्लेख है सर, इसमें बुद्ध का। बिल्कुल ठीक है, राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए यशोधरा को किसमें दिखाया गया है? अभी बुद्ध भगवान भिक्षा मांग रहे यशोधरा से, किसमें दिखाया गया है? 17 में। 17 में। अब कुछ किताब के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? बताइए सभी लोग बोलिए, माइक खोलिए। बार बार समझा रहे, समझ में नहीं आ रही बात? ठीक है, तो कौन है? कालिदास है। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता कौन है? कालिदास। बिल्कुल ठीक है। विक्रमो वर्षियम के रचयिता कौन है? कालिदास। दत्ता का रचयिता कौन है? तो क्या बताएंगे? खास है। मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन है? तो क्या बताएंगे? विशाखा दत्त। देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? शूद्रक। आप चलेंगे, ठीक है। अब हमको अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी प्रेम कथा है? अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्ट तथा शकुंतला की प्रेम कथा है। सारा कालिदास जो भी लिखते थे केवल लव स्टोरी लिखते थे। मालविका की प्रेम कथा। बिल्कुल ठीक है, अग्निमित्रम मालविका की प्रेम कथा। विक्रम उर्वशी में किनकी प्रेम कथा है? उर्वा एवं उर्वशी और उर्वशी का सर में उदयन और वासुदत्ता की कथा है। ठीक है, और मुद्रा राक्षस की बात करेंगे ना, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है मुद्रा राक्षस। ठीक है, ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ जो मतलब सारी चीजें होती थी वो है। ठीक है, फिर देवी चंद्रगुप्त में फिर से प्रेम कथा है। ठीक है, चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी के विवाह का वर्णन है। ठीक है, और यह मृच कटिका में ब्राह्मण चारुदत्त गणिका, ये एक वेश्या होती है। ठीक है, उनकी मतलब वेश्या वसंत सेना की कहानी है। ठीक है, यहाँ पे मतलब यज्ञ की तुलना मतलब किससे की गई थी? यज्ञ की तुलना टूटी हुई किससे? सड़क से, नाव से, गलास से, या फिर मोबाइल से की गई? टूटी हुई मोबाइल से किससे की गई? मिस कटिंग में नाव से। टूटी हुई टूटी हुई नाव से की गई। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। आप चलिए सुदर्शन झील से कई बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो हम तो सुदर्शन झील पढ़ाएंगे आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। सुदर्शन झील, सबसे पहले बात करें सुदर्शन झील कहाँ है, तो गुजरात की गिरनार में स्थित गुजरात है, में गिरनार ठीक है। में। वर्तमान स्वरूप में ध्यान में रखेगा, पूछेगा तो सुदर्शन झील कहाँ है, तो कठियावाड़ा का क्षेत्र जो है वर्तमान में गुजरात में, वहां पे आपको मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण नहीं किया था, आदेश जारी किए थे राजा ही था, लेकिन करवाता कौन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, सौराष्ट्र के प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिमी भारत की सिंचाई के लिए करवाया था। किस लिए किया गया था, सिंचाई के लिए करवाया था, किसने करवाया था, पुष्यमित्र वैश्य ने किया था, जो कि सौराष्ट्र का राज्य था, ठीक है, सौराष्ट्र का राज्यपाल था, लेकिन शासक तो चंद्रगुप्त मौर्य ही था ना, इसी का आदेश पे हुआ होगा। अशोक के समय में यमन दुशासन ने भी इस झील पे बांध का निर्माण करवाया था, ध्यान में रखेंगे। शक महाक्षत्रपक, ठीक है, तो राजा को महाक्षत्रपक बोला जाता है। रुद्रामन ने 130 से 150 ईस्वी में पहली बार बांध टूट गया, जिसका पुनर्निर्माण करके राज्यपाल, ठीक है, सुविशाखा का निर्देश में करवाया था, ठीक है। इसमें रुद्रामन का भी उल्लेख योगदान आपको देखने को मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से पता चलता है कि स्कंद गुप्त ने शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया, तभी झील का पुनः उद्धार का कार्य किसने, स्कंद गुप्त ने भी करवाया। सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र, ठीक है, चक्रपालित द्वारा संपन्न किया गया था। स्कंद झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी किया गया था। कौन कौन शासक हो गए, तो ध्यान में रखिएगा, एक सौराष्ट्र का पुष्यमित्र वैश्य हो गया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य पे कहने पे किया, ठीक है। अशोक के समय में यवन तुषास्प में झील का बांध का निर्माण करवाया था। रुद्रामन ने भी करवाया था, ठीक है, जिनका पूरा निर्माण उसके अपने राज्यपाल, ठीक है, सुविशाख सर आवाज के निर्देशन में करवाया था, मतलब किया उस। आवाज कट रही है, हेलो, कट गया। अब आ रहा है सर, ठीक है ना, आवाज कोई कट रहा दिक्कत, है सर। कट कराऊं मैं ठीक क्या, है सर, ठीक है। नहीं सर, ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से पता चला स्कंद गुप्त के शासनकाल में वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया, फिर इस झील का पुनरुद्धार के कार्य सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र, ठीक है, चक्रपालित के द्वारा संपन्न करवाया गया। स्कंद गुप्त झील के किनारे कौन सा मंदिर है, किस भगवान का मंदिर है, विष्णु मंदिर भी आपको देखने को मिलता है। तो काफी लोगों के योगदान के बाद सुदर्शन झील में रहा, कोई एक आदमी का नहीं रहा, तो ये बोल सकता है किसने करवाया, या फिर बोला किनका योगदान इनमें से नहीं था। फिर किनका किनका योगदान था, तो सबसे पहले देख चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यमित्र वैश्य, यवन के दुशास्प ने भी झील पे बांध बनाया था, लेकिन ध्यान रखें रुद्रामन का गवर्नर का नाम क्या था, सुविशाखा। उसके बाद स्कंद गुप्त के शासन का भारी टूट गया, इस झील का पुनः उद्धार का कार्य किसने करवाया था, ठीक है, स्कंद गुप्त के समय में हुआ था, किसने करवाया था, तो सौराष्ट्र गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र, ठीक है, चक्रपालित। इन सभी लोगों का योगदान था, कोई एक लोग का नहीं था, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक गुप्तोकालीन, गुप्तोत्तरकालीन, ठीक है, तो गुप्त के बाद बिहार की क्या स्थिति थी, तो गया और भोजपुर जिलों के क्षेत्र से प्राप्त कुछ अभिलेखों के द्वारा 6वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार इन्हें उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त के नाम भी देते हैं। अपसगढ़ अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त शासक का संस्थापक और कृष्ण गुप्त को माना जाता है। इस काल में गौड़ राज्य की स्थापना बंगाल में शशांक ने किया। इसका नाम आगे चल के निकल कर आएगा, शशांक का नाम निकल कर आएगा। उसने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। शशांक एक क्रूर और धर्मांध शासक था। उसने बौद्ध के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह से नष्ट किया और बोध गया स्थित महाबोधि वृक्ष को काफी क्षति पहुंचाई थी, ठीक है, शशांक ने, ठीक है, बंगाल का शासक था, गौर नरेश बोलते हैं। शशांक के नाम से सिक्के तथा मुहरे गया, नालंदा, रोहतास से प्राप्त हुए हैं। देवगुप्त ने शशांक से मित्रता कर कन्नौज के मौखरी शासक ग्रह बर्मन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। कौन सी, तो देवगुप्त ने शशांक से मित्रता करके मौखरी शासक ग्रह बर्मन के विरुद्ध, ठीक है, लड़ाई लड़ी, जिसमें शशांक ने ग्रह बर्मन का वध कर दिया। इसके प्रतिरोध में राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित करके उसका वध कर दिया। अब फिर शशांक क्या करेगा, राजवर्धन का भी वध कर देगा, जो कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई थे, ठीक है। ये आगे चल के हमको पढ़ने को मिलेगा। आदित्य सेन की बात करेंगे, परवर्ती गुप्त का सबसे शक्तिशाली शासक था आदित्य सेन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वह वैष्णव धर्म को मानने वाला था। उसका राज्य मगध एवं उत्तर एवं पूर्वी बिहार तक विस्तृत था। परवर्ती गुप्त का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था, जिसका 725 ईस्वी में लगभग कौनेज के शासक यशोवर्मन ने बंद कर दिया, मगध पर नियंत्रण कर लिया। बाणभट्ट का जन्म बिहार के औरंगाबाद जिले के हंसपुर प्रखंड में हुआ था। बाणभट्ट, ठीक है, ध्यान रखिए, इसका बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखी थी, बाणभट्ट ने, हर्षचरित, बिल्कुल हर्षचरित, ठीक है,
हरचरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्रोनोलॉजी आपको समझाया क्या था। तो सबसे शशांक की बात करेंगे तो शशांक का दोस्त का नाम क्या था? देवगुप्त। तो देवगुप्त ने शशांक से मित्रता कर कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रह बर्मन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, ठीक है, और जिसमें ग्रह बर्मन का वध कर दिया, ठीक है। ग्रह बर्मन किसका साला था? राजवर्धन हर्षवर्धन का साला था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हर्षवर्धन के बहन का विवाह जो था ग्रह बर्मन से हुआ था। अब जीजा की हत्या कर दिया तो उसका बदला लेने के राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, और देवगुप्त को मार दिया तो शशांक का मित्र का कहानी समाप्त हो गया। तो शशांक ने मतलब क्या करे? देवगुप्त की हत्या कर दी। फिर देवगुप्त की हत्या जब हो जाता है फिर शासक कौन बनता? हर्षवर्धन शासक बनता, जो कि 16 साल का लड़का होता है। तो वो हर्षवर्धन जो था किसकी हत्या करे? शशांक की हत्या कर देता है, ठीक है। हर्ष की लड़ाई मतलब 637 के आसपास जाके किसके साथ हो जाती है? तब इसके साथ, क्या नाम है इसका, पुलकेशिन द्वितीय के साथ होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर देता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय कर देता है, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय की प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। आगे चल के हम लोग बर्मन डायनेस्टी का शासक था हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। कल हम लोग देखेंगे पालकालीन बिहार देखेंगे और एक एक टॉपिक को प्रतिदिन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश का उदय होगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग जल्दी मेडिवल बिहार में हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है।